नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे एक दर्शक है रोबोमैन जी। उन्होंने कमेंट किया है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन में सोसाइटियां होती है, अब उन्होंने ये नहीं बताया कि सोसाइटी प्रपोज्ड है या सोसाइटी रजिस्टर्ड है। चलिए हम दोनों की बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो उस समय ये सोसाइटियों का जो एक्सपेंस है, खर्चे, वो कैसे होते हैं और सोसाइटी कैसे संभाली जाती है और प्रशासक आने के बाद क्या होता है। तो इन चीज़ों पे हम आज सीखेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा मुद्दा है। इसके पहले में हम छोटे छोटे इस मैटर पे चले हैं और मैंने बताया भी हूँ, लेकिन आज विस्तार पे हम सोसाइटियों की बात करेंगे कि सोसाइटियों के जो खर्चे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में वो खर्चे कहाँ से आते हैं। अब सबसे पहली बात है कि सोसाइटी क्या। तो सोसाइटी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सोसाइटी का मतलब एक घरों का समूह, जहाँ पे कई सारे घर होते हैं उसके समूह, वो घरों के समूह को सोसाइटी कहता है, सोसाइटी कहा जाता है। अब सोसाइटियाँ बहुत तरह की होती है। कंज्यूमर सोसाइटी होती है, चैरिटेबल सोसाइटियाँ होती है, अलग अलग तरीके होती है। लेकिन हाउसिंग सोसाइटी जो होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो भी सोसाइटी में आता है। लेकिन हाउसिंग सोसाइटी घरों का समूह होता है, जहाँ पे लोगों के घर होते हैं, जैसे कॉलोनीज है, एरिया है, बिल्डिंग्स है, वैसे उसमें सोसाइटियाँ निर्माण होती है, हाउसिंग सोसाइटियाँ। अब यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनाने का तात्पर्य क्या है, ये पहले हम समझते हैं कि क्या जरूरी है हाउसिंग सोसाइटी बनाना, वो हम समझते हैं। दोस्तों, हम रहते झोपड़पट्टी में, हम झोपड़पट्टी में रहते हैं। नाम के लिए झोपड़पट्टी कही गई है, जबकि आज हमारी जो झोपड़पट्टी है, जो भी झोपड़पट्टियां हैं, वो आय का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। आय का सबसे, इनकम का सबसे बड़ा जरिया झोपड़पट्टी बनी है। यहाँ पे आप देखिए 97 में स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि 97 से तकरीबन 2010 तक कोई इतना जोर जबरदस्ती नहीं थी कि नहीं ऐसा ही करना है, नहीं ऐसा ही करना है। लेकिन फिर उसके बाद आया, नहीं भैया मुंबई को सांघाई बनाएंगे, मुंबई को सांघाई बनाएंगे। अब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, झोपड़पट्टियों पे नज़र पड़ गई, किसकी? बड़े लोगों की, सरकार की, बड़े लोगों की, सरकार की। अब झोपड़पट्टी इलाका कैसे बसा, क्या हुआ कि इसको इतनी मान्यता दी गई है, उस चीज़ के बारे में हम समझते पहले, फिर हम सोसाइटी पे जाएंगे। क्योंकि पहले आप ये समझेंगे कि यार झोपड़पट्टी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और ये सरकार की आंखों में ये खटक क्यों रही कि भैया इसको ख़त्म कर दो, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मैं जो कहता हूँ वो आपके एरिया में आपको दिखेगा। हर दर्शक यही कहेगा कि भैया ये तो मेरी एरिया का मैटर आप बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, इलाका चाहे कहीं का भी हो, लेकिन हम झोपड़पट्टियों वाल की जो समस्याएं हैं वो एक ही है, वो एक ही है। अब पहले के ज़माने की बात करते हैं। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, आपने देखा भी, वो सीरियल्स भी बनते हैं, सीरियल्स में भी दिखाए जाते हैं कि राजमहल होता है, राजमहल के नीचे प्रजा होती है जो झोपड़ों में रहती है, जो झोपड़ों में होती है। अब जैसे एक राजमहल राजा का हो गया, मंत्री का हो गया, सेनापति का हो गया, जितने भी उच्च मंत्री थे, राजा थे, उनके महल के बाद झोपड़पट्टी लगती थी, उनके महल के बाद झोपड़पट्टी लगती थी। उसका कारण क्या था? कारण ये था
कि भाई ये जो लोग हैं नीचे, उनके सैनिक वगैरह सब रहते थे, गांव वाले रहते थे, कि अगर अचानक कोई आक्रमण हुआ महल पे तो पहले इनसे सामना करना पड़ेगा, पहले इनसे सामना करना पड़ेगा और उनको वहां पहुंचने में समय लगेगा, जब तक वो तैयारी कर लेंगे। तो ये एक स्वाभाविक सी चीजें थी। अब वो समय बदला, समय बदलाव के साथ जो भी पुराने लोग हैं मेरी वीडियोस देख रहे तो समझ जाएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अब समय बदला, राजपाट चला गया, अब यहाँ पे आया जागीरदारी प्रथा। अब जागीरदारी प्रथा में जो जागीरदार थे वो पीछे रहते थे और उनके आगे झुपड़पट्टियाँ थी। अब उनके सामने एक ही चीज़ थी, भैया गंदगी में कौन रहेगा, इसलिए उनका सेपरेट महल रहता था बैक साइड में और उसको सुरक्षा मिलती थी, उनको उस चीज़ों से सुरक्षा मिलती थी कि समझ लो कि भैया धन्ना सेठ हैं, चोरियां वगैरह होती रहती थी। अब उनके महल में चोरी करने के लिए ये झोपड़पट्टियों को पार करके जाना होगा। उस समय तो झोपड़पट्टी नहीं कहा जाता था, गांव कहा जाता था, बस्ती कही जाती थी, लेकिन झोपड़पट्टी शब्द क्यों पड़ा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये समय आया, जागीरदारी प्रथा खत्म हो गई। अब यहाँ पे धनाढ्य लोग हो गए, मतलब जो बिजनेसमैन थे, तो बिजनेस लोगों ने क्या किया, अपने अपने इलाके को पकड़े, जो हाई प्रोफाइल इलाका कहलाने लगा, हाई प्रोफाइल इलाका कहलाने लगा, वो अपने एरिया में सीमित रह गए। लेकिन झोपड़पट्टी में जो रहने वाले लोग थे ना, मेहनती थे, वो मेहनती थे, क्योंकि जो भी झोपड़पट्टी में व्यक्ति रहता है उनकी लाइफ किसानों से जुड़ी हुई है। वो गांव से आते हैं, वो बाहरी देश से कमाने के लिए आए हुए हैं, चाहे कोई भी, लेकिन वो मेहनत करने के लिए आए। अब उनकी मेहनत क्या रंग लाई कि भैया उनके जो झोपड़े में कारोबार चालू हो गया। क्या हुआ, बिजनेस चालू हुआ, ट्रेडिंग चालू हो गई। ये जो झोपड़पट्टियां क्षेत्र थी मार्केट हो गई। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप मुंबई के अंदर जितने भी बड़े इलाके हैं ना, स्टेशंस हैं, उसके अगल बगल में देखिए झोपड़पट्टी होगी। बड़े लोगों के घर वहाँ पे नहीं होंगे, वहाँ झोपड़पट्टी ही बसी होगी, क्योंकि ये जो बड़े लोग थे वो पीछे रहना पसंद करते थे। कौन रोड पे जाएगा, कौन मगज मारे, हमें पीछे सही है। तो यहाँ पे इन लोगों को डाला गया था और ये वहाँ पे रहते रहते इस चीज़ को कारोबार में बदल गया, मार्केट बन गई। अब ये जो चीज़ें हैं वहाँ की प्रॉपर्टियाँ आसमान छूने लगी, जबकि जो हाई प्रोफाइल इलाका है उसका जो आरवी है, गवर्नमेंट आरवी की बात नहीं कर रहा, ओपन मार्केट का, वो अभी तक लिमिटेड ही है। लेकिन झोपड़पट्टियों में इसकी वैल्यूएशन बढ़ने लगी, क्योंकि एक बड़ा व्यक्ति भी जो व्यापार करता है ना, छोटे मोटे कारखाने चला रहे हैं, वो भी चाहता है कि झोपड़पट्टियों में गोडाउन लूँ ताकि उसको सस्ता पड़ता था। तो ये चीज़ें होने लगी, तो इस चीज़ की डिमांड बढ़ने लगी। अब ये चीज़ सरकार की आंख में चुभने लगी कि भैया इसको हटाओ यार, ये प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो रही, इनके हाथ में कैसी पड़ी है। मतलब उनके सामने क्या था कि भैया बंदर के हाथ, लंगूर के हाथ में अंगूर पड़ा, लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया है। अब वो नज़र से देख रहे हैं, और हम किस नज़र से देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि झोपड़पट्टी को हम डेवलप करेंगे, जिससे जो भी टैक्सेस आएंगे राजस्व बढ़ेगा। अब हमारी जो सोच में और सरकार की सोच में कितना अंतर है वो आप समझिए। गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए। तो यहाँ से शुरुआत हुई इस चीज़ों की कि भैया झोपड़पट्टी खत्म कर दो। अब झोपड़पट्टी शब्द, ये स्लम तो अमेरिका से आया, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी बस्ती थी, उन्होंने स्लम डिक्लेयर किया और वहाँ से डिक्लेरेशन हमारे पास आ गया। 71 में इसको भी हमने झोपड़पट्टी बना दिया सरकार ने कि भैया गलीच्छ बस्ती, गलीच्छ यानी गंदी बस्ती, मतलब हम लोगों को गंदा, हम गंदे, ठीक है, हमने मान लिया हम गंदे। लेकिन आज हम गंदे लोगों को प्रॉपर्टियाँ लूटने के लिए सरकारी अधिकारी से लेके, बिल्डर से लेके, सरकार से लेके सब अग्रसर है। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज़ को हम साइड में रखते हैं, हम आते हैं अपने मुद्दे पे। अब सोसाइटी, अब सोसाइटी में जब सोसाइटी प्रपोज्ड है, स्टार्टिंग में तो प्रपोज्ड ही होगी, तो प्रपोज सोसाइटी जब बनती है तो वहाँ पे आपका मेंबरशिप होता है, पहले मेंबरशिप होता है और
उस चीज़ को आपको परमिशन लेना पड़ता है डिपार्टमेंट से कि भाई हमें सोसाइटी का नाम रजिस्टर करने के लिए और बैंक अकाउंट खोलने के लिए परमिशन दीजिए। तो वहाँ से परमिशन मिलता है, बैंक अकाउंट खुलते हैं, तो लोगों के मेंबरशिप होती है, जो 100 रुपये मेंबरशिप होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि भैया आप और हम आराम से 100 रुपया देते नहीं, और 100 रुपया बिल्डर भर देता है। ये भी बता रहा हूँ, आप और हम नहीं देते, वो बिल्डर भर देता है। हम खाली निश्चित बैठे हैं, भैया सोसाइटी है हमारी, देखेगी। फिर क्या होता है, सोसाइटी की जो भी चीफ प्रमोटर है वो बिल्डर की गोद में, बिल्डर उसको अडॉप्ट कर लेता है, मतलब गोद ले लेता है, तो गोद में बैठ जाते हैं। अब बाकी जो कमेटी, जो प्रबंधक समिति के मेंबर है, उनको भैया 2 घूंट जिंदगी की डाबर जन्म गुट्टी देते हैं। अब वो डाबर जन्म गुट्टी लेके मस्त है, उनको महीने का एक्सपेंस आ रहा है, टेंशन नहीं है, अब आराम से पड़े रहो। अब वहाँ पे क्या होता है कि आपकी कोई सुनवाई नहीं। धीरे धीरे जब झोपड़े टूट जाते हैं तो ऑफिस भी बंद हो जाती है। ये एक इस सारी की बात नहीं कर रहा मैं, मोस्टली ये सारी की बात कर रहा हूँ मैं। ऑफिस बंद, मेरे यहाँ भी वही हुआ था, झोपड़े टूटे, ऑफिस बंद हो गई, ऑफिस का ठिकाना ही नहीं। अब मुझे बताइए, जो मेंबर्स हैं बेचारे परेशान होकर, उनकी जो भी समस्याएं हैं वो कहाँ और किसके पास जाए। तो सोसाइटी बनी उसी के लिए। सोसाइटी का काम होता है कि हम जब झोपड़पट्टी में रहते हैं, हमारी सोसाइटियाँ नहीं रहती है, हर व्यक्ति अपनी मनमानी करता है, कोई कहीं भी कचरा फेंक देगा, कोई कहीं भी कचरा फेंक देगा। सोसाइटी में कानून बनाया जाता है कि भाई अगर जो भी कचरा फेंकेगा दंड भरना पड़ेगा, दंड भरना पड़ेगा, और वहाँ पे मानना पड़ता है। इसलिए लोग सोसाइटी के नियमों के हिसाब से चलते हैं। साफ सफाई का काम करना सोसाइटी के प्रबंधक समिति का काम है, और उस पर मेंटेनेंस निकालना लोगों का काम है, मतलब सबका, जो भी मेंबर्स है सबका, उस मेंटेनेंस तय किया जाता है। अब यहाँ पे समझो बिल्डिंग की बात आ गई, रजिस्टर्ड सोसाइटी की बातें आ गई। चलिए ठीक है, आपने समझ लिया, रजिस्टर्ड सोसाइटी में घर मिल गया और वहाँ पे हम मेंटेनेंस निकाल रहे हैं, ये हर जगह होता है, हमको पता था। ठाकुर जी ये क्यों बता रहे हैं, आपके दिमाग में यही आएगा। चलिए अब आ जाते प्रपोज सोसाइटी पे। अब प्रपोज सोसाइटी जब वहाँ पे बनती है तो आपका फर्ज बनता है कि सोसाइटी के एजीएम में आप प्रस्ताव पास करें कि प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपया पर महीना सोसाइटी को मेंटेनेंस चार्ज देगा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही, भैया यहाँ बिल्डिंग बनी नहीं, मेंटेनेंस चार्ज क्यों दें? स्वाभाविक सी बात है, आएगा ही, क्योंकि बात ही ऐसा कर रहा हूँ मैं, बिना सर पैर की है कि भैया हमारा घर मिला ही नहीं और हम 100 रुपया दें ताकि ये जो प्रबंधक समिति और मजे लें। यहीं आप गलत हैं, यहीं आप गलत हैं, क्योंकि प्रपोज सोसाइटियों को भी अकाउंट खोलने का परमिशन देती है, एआर डिपार्टमेंट से मिलता है। और जब वहाँ पे आपके पैसे जमा होते, जितने लोगों के पैसे हैं, अगर वो कैश देते हैं तो उनको स्लिप दिया जाता है। ये बात आपने नोट करी है। और सोसाइटी को जो प्रबंधक समिति है उसको हर साल एजीएम लेके रिपोर्ट देना पड़ता है कि भैया कितने पैसे जमा हुए, कितने पैसे खर्चे हुए, सब देना पड़ता है। फ़र्क इतना है कि प्रपोज सोसाइटियों में उनको ऑडिट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो अपडेट करना पड़ता है कि भैया पैसे आपने खर्चे किए तो कहाँ किए, खाली मुंह से नहीं, लिखे से नहीं, पैसे को एविडेंस लाओ। तो वहाँ पे जो 100 रुपये आप जमा कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी सोसाइटी में 50 लोग हैं, 100 रुपया जमा कर रहे हैं आप, तो कितने पैसे जमा होंगे महीने के? 5,000 रुपया। एक छोटा सा हिसाब बता दो, 5,000 रुपये जमा। अब सोसाइटी के ऑफिस का में जो भी खर्चे हैं वहाँ का जो सेक्रेटरी वगैरह बैठेंगे वो काम करेंगे, तो भैया चाय वगैरह लगेगा, पानी लगेगा। उसके बावजूद जो उनकी स्टेशनरीज है, लेटर हेड है, स्टैम्प पैड है, ये सब चीज़ें जो है, पेपर्स है, तो ये कौन करेगा? चेयरमैन सेक्रेटरी अपने घर से तो नहीं करेंगे, तो वहाँ पे वो खर्चे लगेंगे। ये मेंटेनेंस इसलिए चला जाता है, इसको टेम्पररी मेंटेनेंस बोलते हैं, ये ताकि सोसाइटी को काम करने में, जो प्रबंधक समिति को काम करने के लिए किसी से मदद नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि सोसाइटियों के अंदर बाहरी मदद अलाउड नहीं है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके सोसाइटी को फंड नहीं दे सकता है। ये समझ जाइए, ये समझ जाइए। यहाँ पे इवन डेवलपर भी अगर लोगों को भाड़ा देता तो सोसाइटी के अकाउंट में नहीं डालेगा।
वो चेक देगा सोसाइटी को कि भैया ये इतने इतने चेक है, ये मेंबर्स के हैं, इनको दीजिए उनके नाम के। लेकिन सोसाइटी के अकाउंट में वो भाड़े दे के ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो अधिकार है ही नहीं, क्योंकि वो ट्रेडिंग में आ जाएगा कि भैया यहाँ ट्रेडिंग हो रही है। तो इस चीज़ को समझिए, सोसाइटी आपकी है, आप उसके अंदर अगर 100 रुपये जमा कर रहे हैं, चलिए मैं बोलता हूँ हर महीने 5,000 रुपये खर्चे नहीं है, चलिए किसी महीने में 500 हो गए, 1,000 हो गए, 2,000 हो गए, किसी में 5,000 हो गया, किसी में ज़्यादा हो गया, लेकिन एक एवरेज पकड़ेंगे ना तो 12×5 60,000 रुपया साल का होता है। 60,000 में समझिए वहाँ पे 15-20 हज़ार खर्चे हुए, 40,000 आपके अकाउंट में बचे हैं। सोसाइटी को इमरजेंसी में काम करने के लिए, मीटिंग्स लेने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अभी मुझे बात बताइए, अब प्रपोज सोसाइटी में मेंटेनेंस आप नहीं दे रहे और फिर बोलते कि भैया सोसाइटी मीटिंग नहीं ले रही है। कहाँ से मीटिंग लेंगे भाई? कहाँ से? हॉल के खर्चे कौन करेंगे? हॉल के खर्चे कौन करेगा? तो ये चीज़ आप पे लागू होती है। अगर आप वहाँ पे जागरूक है तो आप लोगों को समझाएंगे, भाई नहीं 100 रुपये महीना मेंटेनेंस चार्ज निकालो, हम भले बिल्डिंग में नहीं हैं लेकिन हम यहाँ पे हैं, तो सोसाइटी का जो भी खर्चा हो वो हम करेंगे, बिल्डर नहीं करेगा। बिल्डर अगर करेगा तो बिल्डर के गोद में बैठेंगे लोग। सोसाइटी निष्पक्ष रहेगी, प्रबंधक समिति निष्पक्ष रहेगी, बिल्डर अपना काम करेगा, सोसाइटी अपने लोगों का काम करेगी। यहाँ जागरूकता आपको लाना है। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि आपकी जो भी सोसाइटी में प्रबंधक समिति के अंदर जो भी चीफ प्रमोटर या प्रमोटर्स वो अगर दूर रहते हैं तो उनको बाहर निकालिए कंप्लेंट करके, क्योंकि वो आपकी किसी काम के नहीं है। क्योंकि सोसाइटी रूल के हिसाब से 2 किलोमीटर से बाहर अगर कोई व्यक्ति प्रबंधक समिति में है, चाहे वो सोसाइटी रजिस्टर्ड, वो तो एक्चुअली प्रबंधक इस पे प्रपोज पे लगता ही नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे लेकिन प्रबंधक समिति जो प्रपोज सोसाइटी में भी आप हस्तक्षेप ले सकते हैं, आप उनको बाहर कर सकते हैं एज द मेजॉरिटी, बहुमत से, कि अधिकार आपके पास है। आप मुझे बताइए, सोसाइटी का जो एसआरए डेवलपमेंट होता है किसके नाम पे होता है? पहली बात तो एसआरए में कोई बिल्डर नहीं होता दोस्तों, एसआरए में डेवलपर्स होते हैं, बिल्डर्स नहीं। उनका काम है खाली डेवलप करना, वो मालिक नहीं, मालिक वहाँ सोसाइटी होती है। भले ही प्रॉपर्टी उस बिल्डर के नाम की हो, लेकिन एनेक्सर 2 मिलने के बाद वो एलओआई मिलेगी। एलओआई मिलने के बाद सर्कुलर 173 के आधार पे इनको नाम ट्रांसफ़र कर एसआरए के नाम पे लाना है, प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी कार्ड चेंज करना है। इस चीज़ों पे आप ध्यान देते नहीं है। बिल्डर वहाँ पे क्या करता है, भैया लो लोन पे लोन उठाओ, यहाँ घुमाओ वहाँ घुमाओ, लेकिन आपका डेवलपमेंट वैसे ही पड़ा जाता है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जागरूकता कितनी है, आप जानकारी कितनी रखते हैं। अगर आप जानकारी आपके पास नहीं है तो जानकारी लीजिए। जो आपके क्षेत्र में कोई बंदा जागरूक है, वो अगर जानकारी दे रहा है तो उसकी सुनिए। हो सकता है वो आधी जानकारी अधूरी हो, लेकिन आधी तो सही है। आप उस चीज़ को वेरीफाई कीजिए, इसमें सही क्या है गलत क्या है। आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स है, बहुत मेरे भाई लोग हैं जो एसआरए के विषय में अच्छी जानकारी लोगों को दे रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हों। आज हमारे चैनल के माध्यम से आज एसआरए डिपार्टमेंट में इतनी आरटीआई और एप्लीकेशन जाने लगी है ना कि डिपार्टमेंट परेशान है। एनेक्सर 2 की सर्टिफाइड कॉपी के लिए तो इतने एप्लीकेशन जा रहे पूछिए मत। लेकिन ज़रूरी है एनेक्सर 2 की सर्टिफाइड कॉपी निकल के रखिए आपकी, ये मैंने पहले बताया हूँ, क्योंकि समय पे आपको भागना नहीं पड़े। आज आप निकल के रखेंगे, बाकायदा उसको लेमिनेशन मत कराइए, उसको फोल्डर में, प्लास्टिक फोल्डर में करके रखिए, फाइल में लगा के रखिए, क्योंकि वो आपको एंड तक काम देगी। जब भी आपको कोई इमरजेंसी है, आप सोचो कि 5 साल के बाद भैया मैं थोड़ा मॉर्गेज ले लूँ लोन बैंक से, उस समय भी वो कॉपी काम आएगी आपको, सर्टिफाइड कॉपी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सोसाइटी के मामले में आप ये मत सोचिए कि सोसाइटी प्रपोज्ड है, सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम मेंटेनेंस क्यों निकाले। अरे भैया मेंटेनेंस किसके लिए निकाल रहे हैं? चीफ प्रमोटर के लिए या प्रोमोटर्स के लिए? मेंटेनेंस आप अपने लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि वो आपके अकाउंट में जाने वाला है और उनको रिपोर्ट हिसाब देना पड़ेगा, भाई पैसे कहाँ गए। तो ये चीज़ आपके ऊपर लागू होती है कि आप कितनी जागरूक होते हो। आपकी जो अज्ञानता है
जो जागरूकता नहीं होने के कारण ये जो एसआरए में पूरे मुंबई से महाराष्ट्र तक जो झोपड़ी धारक गुलाम बने, उसका कारण क्या है? जो मालिक है वो गुलाम बन गया है, और जो एज अ कॉन्ट्रैक्टर आया है वो वहाँ पे धमकियाँ देता है, वहाँ पे अपनी बात चलाते हैं, और डिपार्टमेंट के अधिकारी और सरकार उनका साथ देते हैं, कोर्ट भी साथ देता है। तो बताइए मालिक का अधिकार कहाँ? क्यों नहीं मिल रहा आपका अधिकार? क्यों नहीं मिल रहा है? और क्यों मिलेगा मुझे बताइए ना, क्यों मिलेगा अधिकार? आप सोए हैं, कोई आपके घर पे लाके अधिकार देगा? आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। एकता में ही ताकत है दोस्तों। कौन कितना समझाए, कौन कितना समझाए, मुझे बताइए ना यार। बचपन में जब हम पहली क्लास में थे, पहली क्लास में, उस समय भी हमारे जो सर होते थे, टीचर्स होते थे, हमें कहानी सुनाते थे कि भाई एक पिताजी के 4 लड़के थे, पिताजी ने उनकी परीक्षा ली, उनको एक एक लकड़ी दिया, बोले तोड़ दो, तोड़ दिया, फिर एक एक लकड़ी और दिया, बोले 2 लकड़ी तोड़ो, तोड़ दिया, फिर उनको साथ में गट्ठर दे दिया 5 का, बोले तोड़िए, बोले टूटा ही नहीं। हमने तो मान लिया अरे सर ने तो अच्छी कहानी सुना दिया, सर ने तो अच्छी कहानी। आज वो कहानी हमारे बचपन से लेके आज तक हमको यही सीख देते आ रही है, यूनाइटेड हो जाओ। ये क्यों सिखाया जाता है? क्या कारण है मुझे बताइए इस कहानी से और उस शिक्षा के अंदर में क्या इसका लेना देना है? मुझे बताइए, कोई लेना देना है? नहीं है ना। तो क्यों सिखाई जाता है? आज भी बच्चों को सिखाई जाती है। क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि दोस्तों यही एकता नहीं रहने की वजह से हम 1800 साल गुलाम थे, 1600, 1700, 1800 साल गुलाम थे। हमने गुलामी की जंजीरों में बंधे थे, उसको तोड़ के निकले हम। 1700 साल अंदाजा लगा सकते हैं? कभी पोर्तुगीज गुलाम किया है, तो कभी मुगल गुलामी की जंजीरों में गुलाम किए, कभी ब्रिटिश ने किया। ऐसे एक लोगों ने नहीं किया हमें। हमारे अभी एक नहीं थे कि जिसके हम खाली चलिए मुगल के बाद हम खाली ब्रिटिश के उन्नत नहीं दोस्तों, बहुत लोग थे, सब अपना पार्ट बना के रखे थे, समझ रहे हैं? तो अलग अलग चीज़ें थी। फ्रेंच वाले थे, यहाँ पे पुर्तगीज थे, लेकिन हमने क्या किया? क्योंकि हमारे अंदर कभी वो भावना आए नहीं कि भैया हम एक साथ हो जाए। आज भी इस सारे में हम उसी लिए रो रहे हैं, उसी लिए रो रहे हैं। आप यूनाइटेड नहीं हो रहे, आप यूनाइटेड नहीं रहो। अब सबसे बड़ा डर क्या है मैं बताता हूँ आपको। डर क्या है? अरे भैया इसको हम आगे बढ़ा देंगे, बंदा बेच के भाग जाएगा, ये बिल्डर से मिल जाएगा। सर एक बात बता देता हूँ, जिस राज्य का सेनापति नहीं है तो उस राज्य का राजा भी जंग नहीं जीत सकता है। बिना सेनापति की जंग नहीं जीती जाती। इसलिए जब भी आप कोई टीम खड़ा करते हो तो आपको सेनापति का चुनाव करना पड़ेगा। आप सोचेंगे नहीं हम सब सेनापति है, तो सब सेनापति से कोई जंग नहीं होती। सेनापति मार्गदर्शन करता है, सैनिक लड़ते हैं। तो इस चीज को समझिए आप। जहां पे भी ये चीज आएगी वो जंग कभी नहीं जीती जाती है। हमें यहाँ कौन सी जंग जीतना है मुझे बताइए ना। किस चीज की जंग जीतना है? अपने अधिकारों की। जो अधिकार हमें सरकार ने दिया है, जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है, बताइए ना क्या चीज ऐसी है जो हमारे चैनल पे हम बोलते हैं और थोड़े दिन में वो कोर्ट का ऑर्डर्स भी आता है। तो ये संयोग है? ये संयोग है या कोर्ट हमारे मन की बात सुनते? नहीं, कोर्ट हमारे चैनल को नहीं देखते हैं ना हमारी मन की। चलो देख भी लिए तो कोई फर्क नहीं है, मैं तो चाहता हूँ देखिए, लेकिन वो संजोग भी नहीं है। वो कानून है, हमारा अधिकार है। अभी 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने बुलाया कि भैया ये वर्टिकल स्लम की बिल्डिंग बना के आप आधुनिक झोपड़पट्टी खड़ा कर रहे हैं, ना उसमें हवा है ना रोशनी। भैया ये आप यहाँ पे बीमारी का घर पैदा कर रहे हो, उसमें हेल्थ इशू होना चालू हो जाएगा। और हुआ, बहुत जगह हुआ, बहुत जगह हुआ।
क्योंकि आज जो बिल्डिंग बनाई जाती है बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से रहती ही नहीं है। लेकिन ये एसआरई के अधिकारी जब उनसे पूछा, अरे सीईओ ने अप्रूवल दी थी। अरे भैया सीईओ को अप्रूवल कैसे दे सकते यार, अधिकार हमारा, आज अप्रूवल सीईओ दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही गलत चल रही है और इस पर अभी संज्ञान ले रही है कोर्ट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे चल के कोर्ट उस चीज़ के कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि भैया सरकार उसको बोल दी कि भैया बस करो, थोड़ा ठंडे में आओ। 109 PIL का क्या हो गया, वही हुआ ना। तो दोस्तों थोड़ा मुद्दे से भटक रहे, लेकिन जो भी बातें हैं वो आपको ज्ञान की बता रहे, जो चीज़ हो रही है। आज ये मुद्दा उठा है आपके इलाके में भी हो, आप लोग कंप्लेंट फाइल करो, भैया कौन सी बिल्डिंग बना रहे हो भाई, इस तरह की बिल्डिंगें होती है। हमारे यहाँ तो जो बिल्डिंग बनाई गई है ना दोस्तों, सूरज तो शायद हमें दिखे ही नहीं, पूरी बिल्डिंग में बाहर भी आ जाए तो नहीं दिखेगा। 1 इंच जगह नहीं है जहाँ छोटे बच्चे, टोडलर्स, दूध मुँह बच्चे खेल सके, कोई जगह नहीं, सब पैक। और जितनी जगह अगर कहीं खाली भी है वो डेंजर है। टंकी बना दी गई है, वो भी टंकी इतनी बड़ी बड़ी कि पूछिए मत, राइट ऑफ वे का ठिकाना ही नहीं है। फिर भी ये सारे अप्रूवल दिए जा रहे हैं, ले भैया बना ले। हमारे बाप का क्या जाता है, नुकसान तो झोपड़ी वाले का है, भागने दो इनको, ये भागेंगे तभी तो मुंबई महंगाई बनेगी। ये चीज़ें चल रही भाई, ये चीज़ें चल रही। इसलिए आपको समझना है, सोसाइटी के बारे में बताया मैंने, मेंटेनेंस आपको निकालना है दोस्तों। अगर आप मेंटेनेंस नहीं निकालेंगे तो बिल्डर तो बैठा है वहाँ पे मैनेजिंग कमेटी को, प्रबंधक समिति को गोद में लेने के लिए, मैनेजिंग कमेटी को वो ले लेगा। फिर क्या करोगे आप बताइए ना। ये सारे में वहाँ पे जो लाइन लगा के खड़े रहते, कौन है वो, कौन है मालूम है, कौन है आप? अरे भैया जहाँ जहाँ आपका इलाका ऐसा रे हो रहा है ना, उस सोसाइटी में आप मेंबर हैं, मतलब उस क्षेत्र के मालिक हैं आप, आपका हक है उधर, आपका भाग है वहाँ पे। लेकिन एक बिल्डर की वजह से आप वहाँ पे इन्वेडर्स बन के हो। जो इन्वेडर्स था वो वहाँ मालिक बना है, जिसको लाया गया सिर्फ डेवलप करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं सब। इसलिए आप अपनी जागरूकता रखिए, यूनिटी बनाइए, यूनिटी में ही ताकत है। अब देखिए जब सब कुछ हो जाएगा, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछता के क्या फ़ायदा। तो भाई चलो अब लड़ाई लड़ो तो सोसाइटी के ऊपर ही है, तो वहाँ पे तो भाई बिल्डर और सोसाइटी के पीछे तो भाई गांधी जी खड़े रहते हैं बिल्डर के साथ में। वो तो अधिकारी को देखेंगे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, हमारे भक्त नहीं हो क्या आप? तो अधिकारी बोले रे सर आपकी तो भक्ति कर रहा हूँ दिन रात, आप ही के लिए तो काम कर रहा हूँ। तब वहाँ पे गांधी जी के भक्त बोलेंगे भैया चलो प्रशासक लगा दो भाई। अब प्रशासक वहाँ पे आ जाएगा। प्रशासक का कार्यकाल 6 महीने का है, लेकिन वो कार्यकाल ख़त्म ही नहीं होने का नाम नहीं लेता। ज़बरदस्ती ओवर राइटिंग करके 1 साल का दे देंगे कार्यकाल। भैया 1 साल तक आप जो वहाँ पे डेवलपर बताएगा, गांधी जी इशारा करेंगे और वो ऑर्डर पास। अब वो प्रशासक के पास पावर कुछ नहीं है, लेकिन प्रशासक बैठ के बिल्डर को एनओसी देगा। बताइए बिल्डो प्रशासक एक नया मेंबर नहीं ज्वाइन करा सकता है। वो अगर कोई पात्र भी हो गया ना तो उसको आईजी रजिस्टर में नाम एंट्री नहीं कर सकता है प्रशासक, उसको अधिकारी नहीं है। वो सोसाइटी आने के बाद ही होगा। वो प्रशासक बिल्डर को एनओसी दे देता, भैया हाँ बिल्डिंग चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई दुकानदार का नीचे देने का, हाँ मैं साइन करता हूँ, मैं एनओसी देता हूँ, जाओ जाओ हो गया, कोई टेंशन नहीं, आप करो अपने मन का जो है हम देख लेंगे। ये चीज़ें होती भाई। जब प्रशासक जब आता है तो प्रशासक पे कंट्रोल कीजिए, प्रशासक की हर गतिविधि भी देखिए, प्रशासक कर क्या रहा है, प्रशासक प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आरटीआई मारिए आप सर एआर डिपार्टमेंट में, भैया प्रशासक ने क्या रिपोर्ट दिया है बताइए, इतने दिन प्रशासक ने क्या काम किया, डिटेल दो मुझे। तो जब आप उनको आरटीआई डालोगे तो वो अधिकारी उनको डंडा डालेंगे। ये तरीका है, चैन बांधिए, ये चीज़ होती है। आज मेरे को बहुत सारे सोसाइटी वाले मिलते हैं, सर हमारे यहाँ तो 4-4 साल से प्रशासक है। बोले बताइए 4 साल से प्रशासक बैठे हैं और वहाँ पे एआर डिपार्टमेंट को ये समझ में नहीं आता। अभी हमारे ही सोसाइटी में 2015 के बाद से आज तक इलेक्शन नहीं हुए। सोसाइटी मैंने भंग करवा दिया हूँ। 30 सितंबर को जो सरकार द्वारा स्टे था इलेक्शन पे वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि भैया एआर डिपार्टमेंट इलेक्शन करवा देगा तो एआर डिपार्टमेंट की वैल्यू क्या?
क्योंकि अभी तो हमारे पास पावर है, जो बिल्डर गांधी जी होए, गांधी जी हमारे पास ट्रांसफ़र करेंगे, हम गांधी जी की पूजा करेंगे, घर तक लेके जाएंगे। तकलीफ ये है दोस्तों, आज एआर डिपार्टमेंट में संध्या बामनकुले मैडम क्यों नहीं इलेक्शन करवा रही? भैया 1 साल तो ख़त्म हो गया कभी का। सुनील सिंधे थे, ख़त्म हो चुका उनका कार्यकाल। हमने पुनः तक कंप्लेंट फाइल किया, भैया एक्सटेंड मत कीजिए इनको, इलेक्शन करवाइए। ओ जब वहाँ पे जाएंगे, हाँ कौड़े का है इनसा, एक काम कर इलेक्शन लाओ, नहीं ताबत त्याबत देखो, बस खाली दिखावा, बस खाली दिखावा। उसके अलावा वो मैडम कोई काम नहीं करती, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करती। हर मैटर अधूरा, कोई मैटर पूरा नहीं करती। बिल्डर के इशारे पे काम करती। बिल्डर ने बोल दिया भैया आप बस वो करो, इतना हाँ बस उधर ही दूसरा काम चालू। अभी हमारे यहाँ पे तकरीबन 25 करोड़ रुपए भाड़े बाकी लोगों, कितने? 25 करोड़ रुपए भाड़े बाकी है। मेरी जो लिस्ट थी उसमें से 29 लोगों के भाड़े आए, वो भी थोड़े थोड़े कम आए, सबके 1-1 साल के भाड़े कम आए, और बाकी 48 के भाड़े ही नहीं आए। लेकिन यहाँ पे एआर डिपार्टमेंट ने अलॉटमेंट का लेटर निकाल दिया, 26 तारीख को अलॉटमेंट कर रहे हैं। अब बताइए पितृपक्ष में अलॉटमेंट करने की क्या इतनी घाई है? जो बिल्डिंग में कंप्लीट ही नहीं है, बिल्डिंग के अंदर कोई सुविधा ही नहीं है, बिल्डिंग का काम ही नहीं हुआ है, बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी ऑब्जेक्शंस पड़े हुए हैं। हाँ, तो अलॉटमेंट क्या घाई थी? पितृपक्ष के बाद भी आप रख सकते थे ना। लोगों के भाड़े बिल्डर ने जमा किए। अच्छा, सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती दोस्तों यार, मुझे एक समझ में नहीं आया। बिल्डर वहाँ पे भाड़ा जमा कराता है अकाउंट डिपार्टमेंट में, ये अर्थ के थ्रू कि भैया भाड़े जमा कीजिए, लेकिन ये एआर डिपार्टमेंट को भाड़े देने में तकलीफ क्या हो रही है? ऐसे लग रहा है इनके पैसे मांग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं इनके पैसे मांग रहे हैं। ये हमारे हेमंत गावड़े जी ये बोलते अरे यार ठाकुर जी यार आपके लोगों को इतने भाड़े बाकी है, देने में हमको डाला ये होता है। अरे भैया पैसा बिल्डर का है, भाड़ा हमारा बाकी है, हमारा जो भाड़ा है हमको बिल्डर दे रहा, आपको तकलीफ क्या है? लिस्ट भेजते नहीं भाई, ये लोग लिस्ट भेजते नहीं है, क्या मालूम कितना मुंह है। गांधी जी के पुजारी है ना भैया, तो गांधी जी छूटे कैसे? गांधी जी की पुजारी है ना। यही तकलीफ है दोस्तों, यही तकलीफ है। कारण यह है कि आप जागरूक नहीं है, आपके अंदर यूनिटी नहीं है। आपके अंदर जिस दिन यूनिटी आ जाएगी ना, कि जितने अधिकारी है ना सब सुधर जाएंगे, सब सुधर जाएंगे। जिस दिन आप अपने हाथ में कमाल ले लोगे, भैया ये चल हमारी सोसाइटी सब क्या है, करना है नहीं करने का, काम नहीं करने देंगे हम, पहले क्लियर करो मैटर, नहीं चलते हम कोर्ट में तुमको लेके, सब अधिकारी सुधर जाएंगे, करप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम ही करप्टेड हैं, हम ही जागरूक नहीं हैं, हम जानबूझ के वहाँ पे बना के रखे कमेटी, भैया लो लूटो खाए इसको, हम बैठे भाई जरा मेरा ख्याल रख लेना, बस यही अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। भाई साहब अपने बारे में मत सोचिए, सोसाइटी में क्या है, आपकी संपत्ति क्या है, आपको क्या मिलना चाहिए, उसके बारे में सोचिए। क्या बिल्डर आपके साथ धोखा कर रहा है, क्या बिल्डर आपको देना चाहिए आपको नहीं मिल रहा है सोसाइटी वालों को, वो देखिए। नहीं किसी को नहीं पड़ी है, सब अपने घर अपनी दुकानों के चक्कर में है कि भैया मेरा हो जाए बात खत्म, बाद में देखा जाएगा। किसको पड़ी है सर? यही जो सोच है ना, इसी में हम मरे हैं, ये हम मरते आ रहे हैं पिछले 200 सालों से। लेकिन आज भी नहीं सुधरे हम, आज भी हम सुधरे नहीं हैं। अरे भैया उसका मैटर हो जाने, अरे भैया उसका नहीं है, सोसाइटी का मैटर है। सोसाइटी की संपत्तियां खा जा रहे बिल्डर, आपको फर्क नहीं पड़ता है। बताइए वो वहाँ डेवलपर बन गया है, वहाँ पे प्रॉपर्टी मालिक बनकर बेच रहा है, क्या चल क्या रहा है? अपने मन से काम कर रहा है, सोसाइटी को पूछ ही नहीं रहा है, क्या चल रहा है? यही चीज़ आपको जानना है, इसी पे आवाज़ उठाना है। सोसाइटी मेरी है, मेरे पूछे बगैर एक ईंट भी चेंज नहीं होना चाहिए, पहले मेरे से परमिशन लेने के बाद में काम करने का। ये चीज़, ये ताकत आपको कब आएगी? जब आप यूनाइटेड होगे, जब आपके अंदर ताकत होगी। तो दोस्तों बोलने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत बोले तो बहुत कुछ है, लेकिन आप वीडियोस लंबी हो जाते हैं, लंबी हो जाने के बाद आप नर्वस हो जाते हैं, पूरी वीडियोस देखते नहीं हैं, तो मेरा भी जो स्टेमिना है मैं बिना मतलब क्यों गवाऊँ, बराबर कि नहीं?
देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, याद रहा तो बात करेंगे, नहीं तो किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी ये जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियोस कैसी लगी ये कमेंट कीजिएगा। मुझे आप लाइक मत कीजिए चलेगा, सब्सक्राइब मत कीजिए चलेगा, लेकिन कमेंट बताइए वीडियोस कैसी लगी। क्या मेरा जो सपना है, मेरा अपना सपना कि मैं ये जो मेरे भाई झोपड़ी धारक हैं इनके अंदर जागरूकता लाऊं, तो क्या वो हकीकत में सच होगा या हो रहा है, वो बताइए आप। ये वीडियोस में हमारे कितने ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारे वीडियो से सीख लेके अपना काम खुद करके आज उनके काम के जो भी चीज़ काम नहीं हो रहे थे उसके होने की शुरुआत हो गई है। वो सभी दर्शक और मेरे सब्सक्राइबर, मेरे दोस्तों, कमेंट कीजिए और बताइए। जो हमारे यहाँ नए हैं उनको मालूम पड़ना चाहिए कि ठाकुर बैठ के वहाँ पे किसी का काम नहीं करते, लेकिन जो ठाकुर बता रहे हैं वो सीख से हम लोगों का काम कर रहे हैं। हमने अपना भी काम करवाया, अब दूसरे का भी काम करवा रहे हैं, तो वो जागरूकता चाहिए मुझे। तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।